बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ज़ीरो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहर बानो अवान। मेरी तरफ से भी सबको गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम का आगाज इल्हाम इकबाल के एक शेर से करूं। इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है जी, इजाजत है प्लीज। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। क्या बात है जी, क्या बात है। इल्हाम इकबाल के अफकार पूरी नस्ल इंसानी के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं। उनका पैगाम अमन, तरक्की, खुशहाली, मोहब्बत और सरबलंदी का पैगाम है। उनकी उम्मीदें नौजवान तबके से बहुत ज्यादा वाबस्ता थी। वो समझते थे कि नौजवान नस्ल कौम का मुस्तकबिल है। अगर ये नस्ल तालीम याफ्ता, बासलाहियत, मुहज्जब और रोशन दिमाग होगी तो कौम का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। उन्होंने अपनी शायरी में हमेशा नौजवानों को माजी के हवाले से बेदार करने की कोशिश की। उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुमसे ही मुस्तकबिल है। उम्मत इस्लामिया से ताल्लुक होने की हैसियत से उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, मौजूदा हालात के हवाले से आगाह रहो, बेदार हो, नौजवानों आगे बढ़ो। जी बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान ही मुल्क और कौम का यकीनी सरमाया है और कौमें वो खुश नसीब होती हैं कि जिनके नौजवान फौलादी हिम्मत और बुलंद अज़्म इस्तक़लाल के मालिक होते हैं। कामयाबी हमेशा उन कौमों का मुकद्दर बनती है जिनके नौजवान मुश्किलात से घबराने के बजाय दलेरी से मुकाबला करते हैं, और साथ ही साथ वो कौमें हमेशा सुरखरू रहती हैं कि जिनके नौजवानों में तूफ़ान से निपटने का हौसला हो, जज्बा हो। और जो शेर बानो आपने पढ़ा है वो जो मुझे याद पड़ता है इल्हाम इकबाल की नज़म है जी, खिताब बा नौजवानाने इस्लाम। हाँ। और उस नज़म से ये शेर लिया गया है। और फिर इकबाल के बारे में तो कहा जाता है बड़े सगीर पाक व हिंद के बड़े अजीम शायर वो रहे और शायर मशरिक तो उन्हें कहा जाता है, यही उनका टाइटल है। तो इकबाल का जो दौर है उसमें कई पहलू हैं। वैसे आज हम बिलखसूस चूँकि शेर बानो ने एक शेर से आगाज़ किया प्रोग्राम का, तो उसका जो मुद्दा है, उसका जो कह ले एक जिस्ट है उस स्टोरी का, वो ये है कि जी बड़े सगीर पाक व हिंद के जो मुसलमान के ऊपर जो जवाल था उस दौर में, तो उसको भांपते हुए इकबाल ने जब शायरी की और उस शायरी में मुसलमान को झंझूड़ा और ये बताया, बेदार किया बिल्कुल, और नौजवान नस्ल को बेदार किया। हाँ जी बिल्कुल। और उन्हें कहा कि माजी को याद करें कि मुसलमान जो हैं वो उनका माजी कैसा ताबनाक था और कैसी कैसी जय्यद जो शख्सियात हैं और कैसे कैसे बड़े नाम हैं जो इस्लाम में हैं। और जब हम निस्बत अपनी जोड़ते हैं अहले इस्लाम से, तो फिर क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ से हैं। तो वो बात पहुंचाई, वो पैगाम बड़े ही सही मायनों में इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए उस दौर के जो मुसलमान थे और जो नौजवान मुसलमान थे उन तक पहुंचाया कि उठो। और जो खुदी का फिर उनका एक फ़लसफ़ा है वो भी उन्होंने बखूबी उजागर किया। और ये भी कहा कि आप मीरे कारवां हैं, आप आगे बढ़ें, आप देखें दुनिया क्या है। नौजवानों एक दफ़ा शऊर की जानिब बढ़ो, आगे आओ, देखो। और आज के नौजवान के लिए भी यही लेसन है उनका, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हुआ तारा। हमेशा के लिए अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए अहले इस्लाम बिलखसूस, क्योंकि मौजू उनको बनाया गया है इस शेर में। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारा माजी कैसा था और उस माजी को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका सिलसिला अब आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी मुश्किल हो, बड़े से बड़ा इम्तिहान का सामना हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो नौजवान हैं, इल्हाम इकबाल ने अपने शेर व शायरी के ज़रिए, अपने पैगामात के ज़रिए उनके अंदर वो हौसला पैदा किया है और उनको बताया है कि अपनी जो वो कारवां है, जो तरक्की का जो सफ़र है, उसको जारी रखें। और जिस दौर में ये शेर कहा गया था वो मुसलमानों के लिए मुश्किल था। मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, वो अपनी रसूमात के लिए, अपनी जो त्यौहार थे उनको आज़ादी से मनाना चाहते थे। तो इल्हाम इकबाल की जानिब से ये कहा गया कि आप आगे बढ़ें। और नौजवान नस्ल जो है ख़ास तौर पर वो, उसका काम है कि वो किसी भी माशरे को तब्दील कर सकती है, किसी भी माशरे को तरक्की की जानिब लेके जा सकती है। मुस्तकबिल जो है वो कहा जाता है कि नौजवान नस्ल है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी अजीम, क्या आपको पता है इल्हाम इकबाल का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से था। ये तो आपने बड़ी कमाल बात बताई है, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आपने ये बात क्यों बताई? क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सियालकोट से तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सियालकोट के जो लोग हैं वो बड़े टैलेंटेड होते हैं, उस मिट्टी के अंदर बहुत टैलेंट है। और आप भी मेरे ख्याल से सियालकोट से मैं तो कहता हूँ हर शख्स का ताल्लुक कहीं ना कहीं से सियालकोट से निकल ही आएगा। सियालकोट जो है बड़ी जरखेज मिट्टी है शहर की, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
वैसे तो हमारे पूरे मुल्क की जरखेज मिट्टी है बड़ी। आज भी उनका घर जो है वहाँ पर मौजूद है सियालकोट में। आपने देखा होगा कॉलेज जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। हाँ जी बिल्कुल, जो स्टार्ट था उनका वो भी वहाँ पर सियालकोट मौजूद में है। अल्लामा इकबाल का जो आबाई घर है वो देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा है, एक दफा नहीं बहुत दफा देखा है। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने चेंजिंग भी कर दी है, ज़ाहिर मेंटेनेंस ये वो, लेकिन आपको वहाँ जाकर एक एहसास होता है, ज़िंदगी का एहसास होता है कि पढ़ो, किताबें पढ़ो, आगे आओ, देखो ये दुनिया जो है। अगर हम असर इसको किया इकबाल की शायरी ने, इकबाल की बातों ने आप पर असर किया? इंशाल्लाह असर करेंगे। थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है जी। तो प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं जी, और अच्छी बात अपने आप तक पहुंचाई अल्लामा इकबाल की, लेकिन अब मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है ये भी जरूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है जी। और महंगाई किस तरह से बेचारे अवाम झेल रहे हैं, मईशत के इशारे क्या इशारे दे रहे हैं, खेलों के मैदान में इस वक्त क्या स्कोर चल रहा है और आलमी सूरत हाल क्या मंजर कशी कर रही है, इस पर एक नज़र डालते हैं। जेल की हवा या जमानत की फजा, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतल्लिक निगरान वजीर दाखिला के बयान पर नून लीग का पारा चढ़ गया। राना सनाउल्लाह की सरफराज भुगती को शेख रशीद जैसे अंजाम की खुली धमकी। नई जमात की जरूरत या मजबूरी, नून लीग की पॉलिसियों से नाला साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का नई सियासी जमात के क़याम का इशारा, लीगी कैंपों में खलबली मच गई। नैब का शिकंजा सख्त, सियासतदानों का लहजा करख्त, इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा इजाद केस खुल गया। साबिक वजीर खजाना के लिए एहतसाब अदालत से 10 अक्टूबर का बुलावा आ गया। पीटीआई क़यादत मुश्किलात की दलदल में, साइफर केस में कप्तान और नायब कप्तान के जुडिशल रिमांड में तोसी, साबिक वजीर आजम अदालती हुक्म पर अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल। आलमी मुआशी बहरान, दुनिया की सुपर पावर भी परेशान, सदर बाइडन का माली मुश्किलात के बायस अमरीका में शटडाउन का खदशा, सियाह फार्म कम्युनिटी का शदीद मुतासिर होने का अंदेशा। होशियार खबरदार, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लाजमी करार, इस्लामाबाद में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 जुर्माना, काले शीशे और ओवर स्पीडिंग पर 1500 का चालान होगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, ग्रीन शर्ट्स ने वॉलीबॉल में रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से चित कर दिया। पाकिस्तान ने 33 साल बाद पहली बार एशियन गेम्स में टॉप 5 में जगह बना ली। तो टॉप स्टोरीज आपने देखी, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त मुआशी मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जो है शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, और सदर जो बाइडन है उनकी जानिब से कहा गया है कि अमेरिका में शटडाउन का खदशा है। उनका कहना है कि अमेरिका में हुकूमत के शटडाउन होने से सियाह फार्म कम्युनिटी, माओ और बच्चों को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर कांग्रेस 30 सितंबर के बाद वफाकी हुकूमत के लिए फंड्स फराहम नहीं करती है तो 7 मिलियन कम आमदनी वाली जो खवातीन और बच्चे हैं उनके लिए खुराक की कमी हो सकती है, और कांग्रेस की जानिब से फाइनेंस बिल की मंजूरी ना होने की सूरत में अमरीकी हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा यकम अक्टूबर को आर्जी तौर पर बंद हो सकता है। यूक्रेन की इमदाद भी मुअत्तल हो सकती है। और दूसरी जानिब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जी मूडीज, जिसने खबरदार ये किया है कि अमेरिका में हुकूमती शटडाउन मुल्क के लिए जो है वो क्रेडिट मनफी होगा, और मुमकिन शटडाउन का सबसे ज्यादा असर उन इदारों पर पड़ेगा जो महसूलात और कर्ज की खिदमत की अदायगियों के लिए वफाकी फंडिंग पर इन्हसार करते हैं। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है इवन फॉर पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और हम जो है यूएस को देखते हैं कि यूएस में जो है वो बड़ी अच्छी सारी सिचुएशन चल रही है। हर बंदे का दिल कर रहा है हम बस चले जाएं मुल्क से। तो आपका मुल्क जो है बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। हर मुल्क के मसले होते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बाकी मुल्कों में भी ये सारी सिचुएशन इसी तरह मेरे ख्याल से शहरबानो जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, जब पूरी दुनिया में कोविड की एक जो वबा फैली उसके बाद से हमने देखा है कि मुआशी तौर पर कई ममालिक ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके बाद से एक स्ट्रगल चल रही है इकोनॉमी वाइज। काफ़ी ममालिक जो है वो इस रेस में लगे हुए हैं क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेडिंग है वो डिस्टर्ब हुई, और फिर साथ ही साथ जो यूक्रेन और रशिया वॉर का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं इन तमाम चीज़ों के, जिसके बायस अब मुश्किलात का सामना कर रही है ऐसे ममालिक को जिनका शुमार सफ़े अव्वल में होता है। और अमेरिका को तो सुपर पावर कंसिडर किया जाता है, तो फिर ऑब्वियसली जितना बड़ा मुल्क उतने बड़े मसाइल उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ। तो इसमें क्या कहते हैं ना कि मायूसी की बात अगर हम ना करें तो बेहतर है। कोई अच्छी बात अगर हम करें तो क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, और वो मेरे ख्याल से यही है कि हम सिर्फ अपने मुल्क की हालात को देखकर परेशान होते रहते हैं। पाकिस्तान में पता नहीं ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी आवाम जो है बड़ी दिल बर्दाश्ता होने की, और ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप दिल बर्दाश्ता हों,
बिल्कुल दिल बर्दाश्ता मत हो, पाकिस्तान इंशाल्लाह अब तरक्की की तरफ बढ़ेगा और हम बहुत आगे जाएंगे। ये सारे मामला तो चलते रहेंगे। एक दिलचस्प खबर है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई पेट पाला हो और आप उसकी जबान समझ रहे हो? मेरे पास है पेट एक्चुअली में। अच्छा, क्या? आई हैव अ डॉग। ओह वेरी नाइस, मुझे भी पसंद है लेकिन मैंने कभी पेट रखा नहीं। अच्छा, मैं बात करी हूँ मुर्गी की। अच्छा। तो मुर्गी पेट तो नहीं, लेकिन हम उसको वैसे घर में पाल सकते हैं। हम उसको, उसका फायदा भी है, हमें अंडे मिलते हैं और दूसरा ये है कि गोश्त भी आप देसी खा सकते हैं। देसी मुर्गा खाते हैं? लोगों ने रखी हुई है मुर्गियां घर में काफी। हाँ, मुझे बताएं, देसी मुर्गा पसंद है आपको? बिल्कुल, खाने के लिए मुझे भी। अच्छा, अब एक ऐसा AI सिस्टम नया मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसमें ये होगा कि मुर्गियां जो कहेंगी वो आपको समझ आएगी। आप समझ पाएंगे मुर्गियां क्या बोल रही हैं, क्या फील कर रही हैं। AI सिस्टम में ये भी समझ सकते हैं कि मुर्गियां क्या महसूस कर रही हैं। ये कारनामा टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये किया है। बिल्कुल, एड्रियन डेविड चेक की क़यादत में एक टीम है जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एक सिस्टम उन्होंने मुतारिफ करवाया है। डीप इमोशनल एनालिसिस लर्निंग इसे कहा जा रहा है और ये सिस्टम परिंदों में भूख, खौफ, गुस्सा, कनात, जोश और तकलीफ जैसे मुख्तलिफ जज्बात को डी कोड कर सकता है। जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन जज्बात की तर्जुमानी मुर्गियों की आवाज़ों से ये जो सिस्टम है वो करता है। और जो प्रोफेसर हैं जो मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें मालूम हो कि जानवर क्या महसूस कर रहे हैं, हमें बेहतरीन माहौल दे सकते हैं उनको। हम उनको, उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा जो जानवर है, हमारा परिंदा है, हमारा पेट है, वो क्या कहना चाहता है, वो तकलीफ में है, वो इमोशनल है, इसका वो एक और क्या बात बताऊं महसूस कर रहा है। हाँ जी, इस सिस्टम के बाद ना कुछ मुश्किलात बढ़ने भी वाली हैं। क्योंकि पहले तो हमें सिर्फ इंसानी मसाइल का इदराक होता था और जानवरों के मसाइल का परेशानी रहती थी कि उनका भी दिल टूटेगा। जाहिर सी बात है, जानवरों के भी दिल टूटते हैं भाई। और फिर दूसरा जो आप देसी मुर्गियों की बात कर रही थी ना, खाने की, जो आपको शौक पड़े, मैं डीप इमोशनल एनालिसिस सिस्टम इसको कहा गया है, डीप इमोशनल। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई ऐसा AI आला आया है जो ये बताए कि इंसान जो है वो कितना इमोशनल है। लेकिन अब ये है कि इंसान तो जबान से बोल के बता सकता है। इंसान की जो इमोशंस की जो कैफियत है वो तो उसकी सूरत हाल से वाज़ेह हो जाती है। लेकिन मुर्गियों की जब हम बिलखसूस बात कर रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस डिवाइस को यूज करते हुए कोई साहब ये जानना चाहे कि जी मेरी मुर्गी क्या कहना चाहती है, मुझे पता हो, और मुर्गी आगे से कहे कि आज मैंने अंडा नहीं देना, नहीं, वो कहे जी, आप सोचे ना अगर आप ज़िबा करने जा रहे हैं, हाँ, तो वो कैसे अल्फाज अदा करेंगे? वो कहेंगे मुझे ज़िबा मत करें, तो आप वहाँ पे छोड़ देंगे। खैर, नहीं, वो मेरे ख्याल से इमोशनल, वो उस ऐप के जरिए ना कुछ उसके इमोशंस के जो है अल्फाज तो नहीं, मेरे ख्याल से उस तरह वर्बली पूरी लैंग्वेज तो नहीं समझ आएगी। सिस्टम होगा जो अलर्ट जारी करेगा कि इस वक्त ये पेन फील कर रहा है अपने बॉडी में, इस वक्त ये इमोशनल है, इस वक्त ये बड़े खुशी में है, और जब खाना खाया हुआ है तो बेसिकली वो पार्टी करके बैठा है और बड़ा खुश है जो जानवर है आपका, जो पेट है। लेकिन इमोशंस का पता होना चाहिए जानवरों का, क्योंकि वो लोग जिनको पेट रखने का शौक है उन्हें बिल्कुल सिर्फ शौक नहीं होना चाहिए, उन्हें इन डिटेल चीजें पता होनी चाहिए कि जानवरों को किस तरह से रखना है आपने। वो जानवर भी जो डोमेस्टिकेटेड हैं, जैसे भैंसे लोग घरों में पालते हैं, अमूमी तौर पर बनाए होते हैं लोगों ने अपने एरियाज इस तरह के। इसके अलावा बकरियां और मुर्गियां, ये जो लाइफ स्टॉक जिसे कहते हैं, इनका भी ख्याल करना बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर जो दूसरे पेट्स होते हैं जिनको हम अपने घरों के अंदर रखते हैं, जैसे डॉग्स कुछ लोगों ने रखे हुए होते हैं, बिल्लियों का बड़ा शौक है, फिर बर्ड्स की तरफ चले जाएं तो परिंदे रखे हुए होते हैं। तो इमोशंस का पता होना और उन जानवरों के तरफ जो आपकी हमदर्दी है वो होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बीमार हो जाएं तो वो कैसे समझा जाए कि ये बीमार हैं और फिर उनका सही ट्रीटमेंट कराना। क्योंकि कुछ लोग जो हैं बड़े ही क्या कहते हैं ना, इनह्यूमन वे में और बड़े अजीबोगरीब किस्म के माहौल में इन जानवरों को पालते हैं और जानवरों से मोहब्बत नहीं करते, वो जानवरों से प्यार नहीं करते। जबकि ये भी कहा गया है कि जानवरों से प्यार करें, जानवरों से मोहब्बत करें, क्योंकि इमोशंस तो जानवरों की भी होती हैं। बिल्कुल, हर जानदार से मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे वो पौधा है, वो परिंदा है, वो जानवर है, वो आपका पेट नहीं है तो भी आपको उसका एहसास करना चाहिए। हार्श रवैया नहीं रखना चाहिए, इंसानों के साथ नहीं रखना चाहिए तो जानवरों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। शहरबानो, आपने एक अमेजिंग चीज देखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी के साथ तरक्की कर रही है, जिस तेजी के साथ इसके अंदर आगे बढ़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसी जैसी चीजें इसके साथ क्या कहते हैं ना हमारे सामने आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम ये देख रहे हैं कि हैरान करती जा रही है ये। अच्छा, हमने मूवीज में तो इस तरह की चीजें देखी हुई हैं,
इसलिए मूवीज में तो हम लोग दिखाई जाती है। मूवीज में तो ज्यादातर हम लोग विजुअल इफेक्ट्स देखते थे ना। हमने वो देख लिया कि कोई डबल कैरेक्टर बना दिया किसी एक हीरो का या फिर कोई ऐसे इलाके बना दिए कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो की दुनिया में आप चले गए और वहाँ पे आप रियल लाइफ में आप वॉक कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये है कि जानवरों के रिलेटेड भी हमने मूवीज देखी हैं और ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जो आप जानवर से बात करते हैं, जानवर अपना इमोशन आपको बताता है। तो ये तो मूवीज की हद तक था, लेकिन अब रियलिटी में भी ये पॉसिबल हो सकेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हर वो चीज जो इंसान सोच पा रहा है ना, अब तो आने वाले दौर में वो मुमकिन होती दिखाई दे रही है। वैसे तो हमेशा से ये चीज थी कि इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा हथियार जो है ना इंसान के हाथ लगा है कि आप सोचते जाएं और आप करते जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हसास दिल के मालिक होते हैं, वो नहीं रखते पेट या जानवरों को अपने करीब नहीं लेके आते कि पता नहीं हम इनका ख्याल रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। तो उनको मेरा पैगाम है कि अब AI सिस्टम तारीफ हो गया है, अब वो रखें। लेकिन हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टैलेंट की। तो पाकिस्तान का एक और टैलेंट, एक और एजाज इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। आज हस्बे रिवायत ऐसी खातून है हमारे साथ जिन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जो कि हम आपको दिखाएंगे भी। अदीना जमशेद टेक्सटाइल डिजाइनिंग से मुंसलिक हैं। उन्होंने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो एंटी माइक्रोबियल है। इस अहम कारनामे पर उन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में खूब सराहा जा रहा है। ये जो कपड़ा है ये जरासीम कुश है और ये इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर और आम कपड़े से ये कितना मुख्तलिफ है, ये जानेंगे हम अदीना जमशेद से। सबसे पहले तो वेलकम अदीना। और आपने ये जो इतना खास कारनामा किया है, पहले तो मुझे ये बताइए आपको आइडिया कहाँ से आया और कितना वक्त लगा? और ये एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल भी है ये कपड़ा? जी एंटी वायरल है। एंटी वायरल वायरस के अगेंस्ट काम करता ठीक है, इसके बारे में बताएं। तो कैसे सोचा आपने ये सारा कुछ? बेसिकली ये जो मैंने फैब्रिक बनाया है ये मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था। सही। तो इट टुक मी ईयर, इसके ऊपर रिसर्च करनी थी, काम करना था। एंड आई वाज वेरी क्लियर विद द आइडिया जब मैंने टेक्सटाइल स्टेप इन किया कि मुझे इंटरडिसिप्लिनरी काम करना है और मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, क्योंकि इट्स हाई टाइम। अगर आप सिर्फ कपड़ों पे यही सोचें कि फूल बन सकते हैं या डिज़ाइन बन सकते हैं, देन येस यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। बट अगर आपको पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करना है या अपनी डिग्री को डिग्निफाइड बनाना है, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यस, यू हैव टू थिंक डिफरेंट। और जब कोविड का टाइम था, दैट वाज हाई टाइम फॉर मी, जब मैंने सोचा कि एक ना दिखने वाला वायरस अगर इतने बड़े दिखने वाले इंसान की जान ले सकता है, तो देयर इज समथिंग वी शुड बी डूइंग विद आवर फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारा अपैरल है। और हमने अक्सर देखा था कि हमें मास्क जो है वो लाजमी कर दिए गए थे। अगर हम जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी हमें मास्क पहनना कहा गया था कि ये एक तरीका है, मौसर तरीका है जो आपको बचा सकता है कोविड वायरस से। सो इट वाज जस्ट अ फैब्रिक। मैंने सोचा कि अगर एक छोटा सा फैब्रिक मास्क आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में काम कर सकता है। कोविड में आया आपको ये? यस, इट वाज जनरेटेड इन कोविड। कोविड एक कह सकते हैं कैटलिस्ट था। इसके बारे में मैं पहले भी सोच रही थी। जब मैं बैंडेजेस को देखती थी, गॉस को देखती थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों ना ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की जाए कि लोगों को सेप्टिक ना हो, कुछ इस तरह का क्रिएट किया जाए कि हम अपनी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकें। अदीना, आप एनसीए लाहौर से ग्रेजुएट हैं। यस। और दूसरी बात मैं ये कि आप मास्क का भी जिक्र कर रही थी, तो मास्क की खसूसियत मेरे ख्याल से तो बस ये होती है कि किसी भी तरह का जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है वो एक लेयर के तौर पर काम करता है, एक प्रोटेक्टिंग वॉल बन जाती है बीच Exactly. में। आपने जो कपड़ा बनाया है वो वायरस किल करता है, Yes. एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल। तो हम चाहेंगे आप वो साथ लेके गए ये कैटलॉग अपना, वो हम अपने नाज़रीन को भी टेलीविजन स्क्रीन पर वो दिखाएं। और दूसरा साथ आप थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करें कि लाइक ये काम किस तरह से करता है, इसमें मटेरियल किस तरह का यूज हुआ, आपने कहाँ से कलेक्ट किया, कितना टाइम लगा जो फर्स्ट प्रोटोटाइप एक आपके सामने आया? पता है क्योंकि ये नया प्रोसेस था, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, क्योंकि पाकिस्तान में हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे थे। इंटरनेशनली एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक एग्जिस्ट करते हैं, बट जो स्ट्रेन्स हम केटर कर रहे हैं उसके खिलाफ आज तक इंटरनेशनली भी कपड़ा नहीं बना। इट्स फर्स्ट टाइम कि हमने स्ट्रेप फैमिली, क्लेमाइडोमोनास, कोविड वायरस
और कोविड वायरस से 80 टाइम्स छोटे वायरस के अगेंस्ट फैब्रिक को क्यूरेट किया है। तो इसकी बकायदा इंटरनेशनल लैब्स में भी टेस्टिंग हुई है एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज पास्ड ऑल द एग्जाम्स। मेडिकली आपने इसको असिस्टेंट किया? यस, मेडिकली भी किया। अब आपको मतलब बेसिक लेवल पे आके समझाती हूँ ताकि सबको समझ आ सके कि ये कपड़ा काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। इस कपड़े का बेसिक मकसद ये है कि ये आपकी आर्मर के तौर पे काम करता है, आपकी ढाल के तौर पे। अब वायरस आ गया, इस पे चिपक गया। कोविड टाइम में हमें पता लगा कि वायरस कपड़ों के ऊपर इतने दिन स्टिक कर रहा है, बालों के ऊपर इतने दिन स्टिक कर रहा है, तो वायरस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अब कुछ ऐसा बनाना था कि वायरस अगर नहीं जा रहा तो वायरस मर जाए ना। लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देना मकसद था। तो मैंने ऐसा फैब्रिक क्रिएट किया कि अब इसके ऊपर जब वायरस चिपकेगा तो वो विद इन 0.8 नैनो सेकेंड के अंदर ये फैब्रिक रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और उसके मैसेंजर आरएनए को किल कर देगा, जिसकी वजह से वायरस 0.8 नैनो सेकेंड में गिर जाएगा। अब इस फैब्रिक की क्यूरेशन के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, इनफैक्ट 4 मेजर कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। और जहाँ तक बात है इन कंपोनेंट्स की, तो ये पाकिस्तान से जनरेट किए गए क्योंकि मुझे था कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया जाए। थीसिस रिसर्च वाज कॉस्टली। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था कि अब क्योंकि इसकी डिमांड तो बहुत बढ़ेगी ऑब्वियसली, अब लोग जितने सेंसिटिव होते जा रहे हैं, या ज्यादातर कह लें कि लोगों को अब अवेयरनेस भी आ गई है, तो अब लोग जो है वो बड़े एहतियात करते हैं और वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते हैं। और जब उनके कपड़े ही एक ढाल के तौर पर काम करेंगे तो और आपको क्या चाहिए? तो ये बताइए कि जब इसका खवातीन सूट खरीदेंगी तो अच्छा, मेरा भी सवाल अजीम आपसे रिलेटेड ही है, ये सूट पहन के हम बैठेंगे या फिर हम मास्क बना के इसको बैठेंगे? नहीं, इस कपड़े को बकायदा जब मैंने हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया इस फैब्रिक को, मैंने इन द फॉर्म ऑफ बेडशीट्स किया और मैं पीड्स यूनिट के बच्चों के साथ काम करी थी। क्योंकि देखिए, अगर आप बड़ों को देते हैं ना कोई चीज, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेडली यूज करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो उसको विगरसली यूज करते हैं, वो उसको हर तरीके से यूज करते हैं जिससे आपको उस कपड़े का मतलब सही तरीके से टेस्ट हो सकता है। तो मैंने पीडियाट्रिक यूनिट के साथ काम किया और वहाँ पे बच्चों को इसके स्क्रब्स, मतलब शर्ट और ट्राउजर और साथ में बेडशीट सप्लाई, ताकि मैं इसके ऊपर, और सबसे ज्यादा क्लेमाडोमोनास सूडोमोनास की एक्टिविटी ही पीड्स वार्ड के अंदर पाई जाती है। तो मैंने जब बच्चों को ये सप्लाई किया, उसके बाद उनको पहनाने के बाद वापस से इसकी टेस्टिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पता लगा कि एक सूट कितना कॉस्ट करेगा? एक स्टिच्ड सूट आपको अराउंड 1300 कॉस्ट करेगा। 1300? वेरी नाइस। बात ये है कि इट वाज माय थीसिस प्रोजेक्ट। रिसर्च के वक्त जब हिट एंड ट्रायल बेसिस हो रहे थे तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी, लेकिन जब अब ये मैस प्रोडक्शन में चला गया, प्रोड्यूस हो रहा है, कॉपीराइट्स आपके पास ही हैं इसके? सिर्फ आप अपना कोई पर्सनल ब्रांड आने वाला है मार्केट में? ब्रांड तो नहीं कहूंगी, लेकिन यस, कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड। तो यस, अंडर ब्रांड लाइनिंग काम किया जा सकता है। और सिर्फ ये खवातीन के लिए ही? नहीं, नॉट एट ऑल। बंदों के लिए सूट्स भी आ रहे हैं? ये फैब्रिक तो एक प्लेन फैब्रिक है, आप आदमियों के लिए अपनी मर्जी से उसको बेडशीट्स भी बना सकते हैं। यस, आप जीएसएम काउंट के साथ थोड़ा प्ले करके उस फैब्रिक की, देखिए हमारे अपैरल का मटेरियल डिफरेंट होता है और बेडशीट्स का डिफरेंट होता है, तो यू जस्ट हैव टू प्ले विद द जीएसएम काउंट। कोर तो सेम ही रहेगी, जिसके अंदर हमारे पास एंटी माइक्रोबियल वाला फैक्टर है और स्पेशल यार्न प्रोडक्शन के लिए फाइबर हैं जो हमने पाकिस्तान से ही जनरेट किए। एक और सवाल कि यूज कितने दफा हो सकता है? वॉश होने के बाद भी ये सारा कुछ रहेगा इसके अंदर? वेल, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज से पहले हॉस्पिटल में ना वी सप्लाई कॉटन बेडशीट्स, जिसको हम 3 महीने बाद डिस्कार्ड कर देते थे, और उनके बायोग्राम जब हम 3 महीने बाद कराते थे, वो इतनी जरासीम से भरी हुई होती थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि हम इन्हें फेंकते नहीं थे, हम उन्हें जलाते थे। एंड वी वॉश दोज बेडशीट्स 3 टाइम्स अ डे। लेकिन ये वाली बेडशीट जो है, आप दिन में सिर्फ एक दफा धोते हैं, रोज धोते हैं, और उसके बाद भी ओवर द ईयर पूरे 1 साल तक ये आपको 99.9% प्रोटेक्शन देती है। लेकिन 1 साल बाद इसकी एफिकेसी डिक्रीज होती है 3% पे, तो ये आपको अराउंड 96 to 97 प्रोटेक्शन देती है, 97%। वाह वाह वाह। तो दीना, आपका कोई आगे फर्दर प्लान है? कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इसको मार्केट करना चाह रही हैं? इंशाल्लाह जी, ऐसा प्लान है। इंटरनेशनली अवेलेबल है कोई और इस टाइप का प्रोजेक्ट, या इंटरनेशनली कोई और कंपनी? इंटरनेशनली एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक की अगर हम बात करें तो देयर आर एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक्स इन द मार्केट, लेकिन जिन स्पेक्ट्रम को हमने केटर किया है, जिसके अंदर कोविड वायरस है, क्लेमाडोमोनास, सूडोमोनास है, इन 80 टाइम्स स्मॉलर वायरस देन कोविड वायरस है, आज तक इसके अगेंस्ट कपड़ा नहीं बना। तो ये इंटरनेशनली भी फर्स्ट टाइम है, तभी तो इसने ड्रग एसोसिएशन, टीटीआई लैब्स के सबके टेस्ट पास किए। यू आर डॉक्टर एज वेल? बेसिकली आई हैव स्टडीड मेडिसिन समहाउ, सो इसलिए मेरा कोर नॉलेज था इससे रिलेटेड, तो आई कंबाइन एंड मेड इट इंटरडिसिप्लिनरी।
और ये मदीना ये भी बताइएगा कि छोटे बच्चों के लिए भी बनेंगे इससे कपड़े या बेडशीट्स और सब हॉस्पिटल में तो हमने छोटे बच्चों के लिए हमारा जो ट्रायल आपने छोटे बच्चों से किया? जी, क्योंकि बेसिकली सेंसिटिविटी का आपको पता किसके साथ लगता है। बिल्कुल जी जी बच्चों के साथ कम लगता है। इम्यूनिटी वाले लोग। कम इम्यूनिटी वाले लोगों के साथ 2 फैक्टर्स हैं। अगर आप सेंसिटिविटी को अच्छे से जानना चाहते हैं, यू हैव टू गो टू किड्स, यू हैव टू गो टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। तो पीड्स यूनिट से अच्छा कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे हम इस कपड़े को अच्छे से टेस्ट कर पाते। और पीड्स यूनिट के अंदर हमारे पास बच्चे आते हैं 0 to 12, एक दिन से 1 घंटे से 1 मिनट से पैदा हुआ बच्चा से लेके 12 से 14 साल तक का बच्चा हम वहाँ पे टारगेट कर रहे होते हैं। तो हमें पैटर्न पता होता है कि नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो ये कपड़ा कहाँ से खरीद सकते हैं और खरीद के वो अपने बच्चों को पहले ही बेडशीट पे डाल दें ताकि हमारे बच्चे बीमार ना हो, मौसमी आती तब्दीलियों से भी बचें? वैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं उसमें तो गवर्नमेंट को खुद आगे आना पड़ेगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो तो ऑर्डर मैसिवली प्लेस कर रहे हैं फॉर दिस, ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। बट आम जो हमारे लोग हैं, हमारी जो आम आवाम है, वो इंशाल्लाह सूनर इसको मार्केट में देखेगी। Great. तो यू कैन बाय। मदीना वैसे हम चाहेंगे कि अपने हम नाजरीन को दिखाएं भी कि कपड़ा दिखने में कैसा है और इसका अच्छा, बेसिकली ये जो स्वॉच बुक बनी हुई है, ये सैम्पल्स जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इमोशनली आप लोग इससे कनेक्ट, क्योंकि ये बच्चों की ड्राइंग्स हॉस्पिटल के डिफरेंट बच्चे थे। हमने 0 to 12 मतलब जो हमारा एज ग्रुप है 4 इयर्स, जिसमें 3 इयर्स में बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट मेजॉरिटी हो चुकी होती है। 4 साल से 5 साल का बच्चा हम प्री नर्सरी, नर्सरी या केजी में ले रहे होते हैं। तो ये केजी से 5 क्लास तक के बच्चों की ड्राइंग्स थी। उन ड्राइंग्स को जाके मैंने हॉस्पिटल के बच्चों से सिलेक्ट करवाया, उनसे कंपोनेंट्स उठाए, देन आई मेड कॉम्पोजिशंस। वो कॉम्पोजिशन बच्चों से हॉस्पिटल के ही जो हमारे पेशेंट्स थे उनसे सिलेक्ट करवाई, जिसमें सर्विसेज है, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स एंड निश्तर है। हम चाहेंगे आपकी दिखा दें स्क्रीन पर। सबसे बड़े हैं एंड देन दोस्त किड्स सेलेक्टेड द कॉम्पोजिशन और वो प्रिंट हुई हैं इस पे। वेरी नाइस, बड़े कलरफुल। थोड़ा सा ऐसे उठा दें तो स्क्रीन पर। हाँ, थैंक यू। इस तरह से बड़े वाइब्रेंट से कलर्स हैं आप बिल्कुल। बट ये तो बच्चों के अगर बेडरूम में बेडशीट के तौर पर, कर्टन्स के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन बात ये है जब हम बेडशीट्स की बात करते हैं ना, मैंने इवन हॉस्पिटल में भी जो बेडशीट सप्लाई की थी वो लाइट की थी, क्योंकि समटाइम्स हमें पस परफोरेशन वगैरह मतलब पस वगैरह देखनी होती है, बच्चे का ब्लड ब्लीड हुआ है, पस आई है, तो वी नीड लाइट कलर बेडशीट ताकि हमें वहाँ से अंदाजा हो कि कोई इन्फेक्शन अंडरलाइंग तो नहीं है। यू कैन नॉट मेक डार्क कलर बेडशीट्स, लाइट कलर नीडेड। बट स्क्रब्स जो हैं वो तो बच्चों की पसंद से आप डार्क कलर के दे सकते हो उनको। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने स्क्रब्स वगैरह सप्लाई किए तो आई मेड इट क्लियर कि थोड़ी सी फंक्शनैलिटी भी। बस हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। जाते जाते मैं एक जरूरी, अगर आप मुख्तसर सा जवाब दे दे फौरी तौर पर कि ये हमें विंटर्स एंड समर्स दोनों जो मौसम है उसके हवाले से कपड़ा अवेलेबल होगा, फैब्रिक अवेलेबल। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बड़ा ही जबरदस्त इकदाम है जी। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और यकीनन देखने वालों को भी खुशी होगी। ये पाकिस्तान का टैलेंट है और हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान का टैलेंट आप तक पहुंचाएं। और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप भी आ सकते हैं, बखूबी निभा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर हम अपना टैलेंट जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, आपको ब्रेक के बाद एक और टैलेंट भी दिखाएंगे हम। तो वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और अब बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी की। तो जी बिल्कुल, और अपने नाज़रीन को ये बताते जाएं कि जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी इजादात हमारे सामने आती जा रही हैं, वहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि स्पेस को जो है वो एक्सप्लोर करने का मिशन ताहाल जारी है। और हाल ही दिनों में एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आ रही है, नासा से तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। नासा को स्पेसक्राफ्ट जो है उनका एक ज़मीन के करीब जो एक एस्ट्रॉयड था और अरबों सालों से वो खला में मौजूद था, बेनू उसका नाम है। और नासा की जानिब से 2016 में एक मिशन लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट में उन्होंने एक मिशन भेजा जिसने जाकर जो सियारचा है, जो एस्ट्रॉयड जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसका मटेरियल उसने कलेक्ट किया उस स्पेसक्राफ्ट ने। उसमें एक कैप्सूल मौजूद था उस स्पेसक्राफ्ट में, और उस एस्ट्रॉयड का जो मटेरियल है कि वो एस्ट्रॉयड बना किस चीज़ का हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी जो कीमियाई जो अज्जा हैं वो मौजूद हैं, वो कलेक्ट करके वो कैप्सूल ज़मीन पर कामयाबी से वापस आ चुका है। तो यकीनन जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसके अंदर एक बड़ा कारनामा इसे माना जा रहा है। बिल्कुल, और 7 साल पहले ये भेजा गया था 2016 में। जी 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 जी। और अभी ये इस बात पर यकीन किया जा रहा है कि इससे बहुत सी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट रिसर्च सामने आएगी जो डिफरेंट तरह से ज़मीन के हवाले से और सियारचों के हवाले से बताएगी। जी बिल्कुल, और अब जैसे ही ये कैप्सूल वापस आया है, फौरी तौर पर एक नया मिशन इसी तरह का लॉन्च कर दिया गया है। ओसिरियस के नाम से
और वो एक नए सियारचे का मटेरियल अब दरियाफ्त करने के लिए निकल पड़ा है स्पेस में। अब इसे होगा क्या? बेसिकली एक स्पेस जो एक्सप्लोरर हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि खला में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और वो किन चीज़ों से बनी है, किस मवाद से वो चीज़ें बनी हैं और उसका प्लैनेट अर्थ पे क्या असर होने वाला है। तो यकीनन ये इस तरह की जो स्टडीज़ हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं, इस तरह की रिसर्चेज़ काफ़ी हेल्प करती हैं कि हम वो राज जान सकें जो कि इस वक्त स्पेस में मौजूद हैं। तो अब ये जो ज़मीन के करीब तरीन मौजूद था, जो कई सालों से वहाँ पर खड़ा हुआ था अपनी स्पेस में, उसका मटीरियल लेने के बाद ये कैप्सूल जब ज़मीन पर आया है तो इस मटेरियल को अब पढ़ा जाएगा और नासा में जो साइंटिस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं वो इस मटेरियल के ऊपर बाकायदा रिसर्च करेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू करें मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एस्ट्रॉयड बना किस चीज़ से हुआ है और अगर खुदा ना खास्ता ये ज़मीन को हिट हो जाता ये एस्ट्रॉयड, जिसका खदशा भी कई बार जाहिर किया गया है, तो फिर किस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किस तरह की जो तबाहकारियां वो हो सकती थी। और ये भी कहा गया है कि साइंसदान जो है बड़े पुरजोश हैं, बड़े वो एक्साइटेड है कि ये नया मटेरियल है, इसको जांच पड़ताल की जाएगी, इसकी जांच पड़ताल पर क्या कुछ सामने आएगा। उसमें शहर बानो ऐसा मटेरियल भी मिला है कि जो प्लैनेट अर्थ में भी मौजूद है, तो उसे मुमासलत रखने वाला मटेरियल है। ये 1999 में दरियाफ्त किया गया था और हर 6 साल में ये जमीन के करीब से गुजर सकता है, ये भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि कुछ सालों बाद, आज से 20 साल या 30 साल बाद ऐसा हो सकता है कि यह जमीन के बहुत करीब आ जाए। 20-30 साल बाद क्या होगा वो हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी क्या होगा मैं बताता हूँ, अभी ब्रेक आएगा। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है और तरह तरह के लैंडस्केप हैं और मज़ाहिब के जो मजहबी मकामात हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान टूरिज़म को किस तरह से मज़ीद हार्नेस कर सकता है इस इंडस्ट्री में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज बड़े ही ख़ास मेहमान सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं टूरिज्म के वसी शाह साहब। बिल्कुल, द वन एंड ओनली वसी शाह साहब, आपको वेलकम करते हैं और थैंक यू सो मच। आज के साहम दिन में आपने हमें वक्त दिया, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आपसे भी सारी बात करेंगे डिटेल में क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है और बहुत अहम हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद सयाहत के फ़रोग़ के लिए नए सयाहती मकामात की तलाश, आसार कदीमा की हिफाजत, सयाहों को सयाहती मकामात तक महफूज रसाई फराहम करने जैसे उमूर पर तवज्जो देना है। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक 1970 से मनाया जा रहा है। सयाहत की इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से दुनिया की चंद बड़ी इंडस्ट्रीज में शुमार होती है। सयाहत के हवाले से दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना पोटेंशियल नहीं जितना पाकिस्तान में है। सहरा, समंदर, दरिया, झीलें, वादियाँ, आबशारें, दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के आसार, सिख मत और बुद्ध मत के मुक़द्दस तरीन मजहबी मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज रहे हैं। पाकिस्तान, जिसे सयाहों की जन्नत कहा जाता है, अगर यहाँ सयाहत को सही मानों में सनत का दर्जा देकर इस पर संजीदगी से काम किया जाए तो ये शोबा मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकता है। तो जी, ये तफसीली रिपोर्ट आपने देखी है और आज आलमी जो सयाहत का दिन है वो मनाया जा रहा है दुनिया भर में। तो वसी शाह साहब, सर सॉरी टंग ट्विस्टर हो जाता आपका नाम कई दफा मेरे लिए, मुझे याद है एक दफा मैं पहले भी असल में एहतराम में भी अक्सर हो जाता है। आंख देर से खुले ना तो यही होता है। शाह साहब सबसे बेहतरीन जो मर्जी कहें। शाह साहब, पहले तो बहुत मुबारक आपको, आप स्टेट मिनिस्टर बने हैं फॉर टूरिज्म और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये सेगमेंट ऐसा था जो काफ़ी निगलेक्टेड भी है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। तो सर, आप शायर भी हैं। अब शायर जो हैं वो बड़ी हसास तबीयत के लोग होते हैं, बड़ी गहरी ऑब्जर्वेंस उनकी होती है और सियासत का उल्टा कहा जाता है जी कि सियासतदानों के सीने में दिल नहीं होता। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के बिल्कुल। और एक तो ये है कि मेरा जो ओहदा है, ये जो जिम्मेदारी मैंने कबूल की है, ये गैर सियासी है, ये इम्पार्शल है
ये गैर जानिबदाराना है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ अरसे के लिए एक खिदमत है, एक जिम्मेदारी है। इंटरिम गवर्नमेंट का जो सेटअप, ओवरऑल ही जो मैंडेट जो है आप जानते हैं इस गवर्नमेंट का, इंटरिम जो सेटअप है उसका ये हुआ करता है। मेरा तो जो पोर्टफोलियो है तो बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर जानिबदाराना है, इसलिए कि पूरा जो मुल्क है यानी कि 25 करोड़ की इस आबादी में बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल और उसकी कोई भी सियासी एफिलिएशन है किसी भी जमात से, ये मेरा मसला नहीं है। वो पाकिस्तानी है और उसका कोई भी सियासी जमात से उसका वो है, मगर वो 25 करोड़ में शामिल होता है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस ओहदे की ज़िम्मेदारी निभाते हुए जो उसके लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ इस अरसे में, मैं वो उसके लिए करूँगा। एक बात, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो 6 अरब की आबादी है, दुनिया की 6-7 अरब की आबादी, ये उसका हक है कि वो भी आए पाकिस्तान में और आके ये जो कुदरत की सन्नाई है, आपने बड़ा उम्दा बेसिकली देखिए। अब आप अगले मरले में मुझसे पूछेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तो जिन एरियाज़ का आपने जिक्र किया ये सारे एरियाज़ हैं टूरिज़म के और इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। अलबत्ता शुरू में जो आपने एक बात की, जो कि उधर सियासी नौयत की बात थी मेरे नज़दीक, मैं उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद यकीनन एक प्रेस्टीज है जब आपको कौम जो है वो कोई ऐसी जिम्मेदारी देती है जो जिसमें देखिए ना, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको सब यानी कि मानते हैं ना, और उसका भी फ़र्ज़ ये होता है कि वो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि वो सिर्फ अपने डे टू डे अफेयर्स को चलाती है और फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले की जाती है। तो ये एक बड़ी यानी कि एक ऐसा कंसेंसस डेवलप होता है और होना चाहिए जो इंटरिम सेटअप है, जिसको सब ये कहते हैं कि अच्छा भी ठीक है, इनका सियासत ताल्लुक नहीं है और ये गैर जानिबदाराना तरीके से अपना काम सर अंजाम देंगे। कल जैसे देखिए हमने एक बहुत बड़ा शो किया, आपकी टीम भी वहाँ मौजूद थी और पहली मरतबा यानी कि हमने एक ऐसा काम किया जो मुझे पूरी यकीन है कि आइंदा ये रवायत जो है ये पड़ सकेगी। कि इससे पहले ये होता था कि यानी कि जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो हमारे यहाँ होटल्स की 4 दीवारियों में मनाया जाता था। आप सेमिनार्स करते थे, तकरीरें करते थे, घर चले जाते थे। जब मेरे सामने आया तो मैंने कहा यार ये टूरिज्म तो लोगों को घर से निकालने की बात करता है। हम होटल में जाके, कमरे में जाके, गमज़दा माहौल में बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा करते थे, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं करते थे, मगर बहरहाल जब लोग नए आते हैं तो अपने नॉवेल आइडियाज़ के साथ आते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको बाहर जाके बनाना चाहिए। तो मैं ऐसे मुकम्मल करूँ, मैं मुख्तसर, तो हम फिर अपने कारवान लेके जी इस्लामाबाद से हम गए टेक्सला। तो हमने अपनी एक साइट को भी मार्केट किया, उसको शोकेस किया। टेक्सला जूलियाँ जो है वो हमारी 2200 यानी कि तकरीबन 2,500 बरस पुरानी साइट है जी। और इस पहली यूनिवर्सिटी है और दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है। और हमारे साथ डिग्नेटरीज थे, हमारे साथ एम्बेसडर्स थे कई ममालिक के, हमारे साथ ख़वातीन थी। यानी कि एक हुजूम था। देखो जब आप नीचे से जाते हैं ऊपर उस पहाड़ी की तरफ जहाँ पे वो सारी अपना माफ़ कीजिएगा जूलियाँ और यूनिवर्सिटी है, वो 250-300 के करीब सीढ़ियाँ हैं। आप ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े होकर देखें, आपका कैमरा अगर दिखाएगा आपके पास शॉट्स आएंगे, नीचे वाली सीढ़ी पे हर सीढ़ी पे आपको 4-4, 5-5 लोग नजर आएंगे। एक हुजूम था, एक कंबोह था, एक शादाबी थी, एक बेखौफी थी उनके चेहरों पर, गैर मुल्की थे। तो ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान आप आइए। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का भी यानी कि हर मुल्क में जैसे मसाइल कहीं ना कहीं छोटे बहुत चल रहे होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, उससे इनकार हम नहीं कर सकते, मगर ऐसा नहीं है कि आप मूवमेंट ना कर सकें। और जो गैर मुल्की सयाह हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। मजीद हम समझते हैं कि जितनी खूबसूरती हमारे पास मौजूद है हम उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? देखिए तो एक लंबी बहुत डिबेट है जी हाँ, लंबी डिबेट है, लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं। हाँ। आपने एक बात की थी कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मुझे कह लेने दीजिए कि चूंकि मैं तो भाई सियासतदान नहीं हूँ तो सही खरी बात करूँगा कि हम इंतहाई खुशकिस्मत हैं। और मैं बदकिस्मती तो नहीं कहूँगा इसे, मगर हमारी बदइंतज़ामी है, बदनज़मी है कि यानी कि ऐसा मुल्क आपको अता हुआ हो। मैं अक्सर कोट करता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं जैसे सरमस्ती में इंसान एक रक्स की कैफियत में है ना, उस तरीके से इसको कोट करता चला जाऊँ। हकीम सईद मरहूम फरमाया करते थे कि पाकिस्तान मिसले सूरह रहमान, सूरह रहमान में जितनी यानी कि नेमतों का जिक्र है वो बदरजे उत्तम पाकिस्तान में पाई जाती है। अब लाज बात है कि उसके मिज़दाक तो कोई नहीं हो सकता, मगर उसके करीब करीब अगर आपको उसकी मिसाल देखनी है, जन्नत नज़ीर जिसे आप कहिए, तो वो पाकिस्तान का खित्ता है। आप देखिए जैसे मैंने अपना सफ़र जो था वो बावजूद हमारे एक पोर्टर की वहाँ डेथ हो गई थी, तो हमने उनके लिए जो कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। स्कर्दू से अपना सफ़र शुरू किया।
आप देखिए, आप गिनते जाइए पहाड़ दुनिया की यानी कि जो बड़ी जो पीक्स हैं 8,000 से ज़्यादा, वो पाकिस्तान में कई पाई जाती हैं। K2 यानी कि पहाड़, दरिया, समंदर, सहरा, जंगल, ठीक है। उसके बाद मौसम, सारे मौसम यानी कि कहाँ ऐसा मुल्क है कि सारे मौसम, पहनने उड़ने का इतना लुत्फ आता है इस मुल्क में जो आपको यानी कि, और आप सारे मौसम एंजॉय कर सकते हैं, आपको इतना वक्त मिलता है जी, इतना वक्त मिलता है। और शहरबान आप देखिए कि सारे मौसम और अपनी यानी कि इतनी शिद्दत पे नहीं मिलते हैं आपको कि वो आपके लिए वबाले जान बन जाए या आपको अजियत दें, यानी कि आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि आपके मॉडरेट। और एक और बड़ी मजे की चीज है, क्योंकि आज हम बात करें टूरिज्म की, तो आप अगर एक इलाके में अगर आपको थोड़ी गर्मी लग रही है तो आप दूसरे इलाके में जाकर मौसम एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर खुनकी होगी, वहां पर मौसम ठंडा होगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और यही होता भी है। आप देखिए पंजाब से लोग, सिंध से लोग आते हैं हमारे, और मरी की तरफ, स्कर्दू की तरफ, कालाम की तरफ, सवाद की तरफ, इस तरफ जाते हैं। हम लोग सारे लोग जाते हैं, पंजाब के लोग हैं, हम वहाँ पर स्नो एंजॉय करने जाते हैं। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जो मुझसे अभी इसी सफर में एक गैर मुल्की से एक बात हो रही थी, तो मैंने उससे बात की, तो उसने कहा यार मुझे तुमने बिल्कुल ठीक बात की, ये 15 दिन में मैंने ये बात नोटिस की है जो आप कह रहे हैं। वैसे मुझे मुशायरों की वजह से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि ट्रैवलिंग का मौका मिला। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो रेड इंडियंस ने इतना अमेरिका नहीं देखा होगा जितना मैंने देखा है, क्योंकि 25 बरस हो गए और पूरे टूर्स होते हैं, वो शुरू होते हैं ईस्ट कोस्ट से और वेस्ट कोस्ट तक चलते चले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब जाता था, फिर वालदा की मेरी कोई तबीयत ख़राब हुई तो 3-4 साल से ज़रा मैंने कुछ कम किया जाना, कि मिसाल के तौर पर आम का सीज़न आया है जी। आप अगर चले गए हैं और 10 दिन आप इस मुल्क से बाहर रहे हैं, तो इब्तदाई जो आम है वो सहारनी, वो आप मिस कर जाएंगे। 10 दिन के बाद आपको वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उसके 10 दिन के बाद एक आम होता है लंगड़ा जी, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। और 10-15 दिन वो आपको मिलेगा। अगर आप चले गए और आप 20 दिन के लिए इस मुल्क से बाहर चले गए तो आपको वो आम फिर अगले साल नसीब होगा, नहीं होगा। फिर वो आ जाता है, वो जिसका मिल्क शेक भी बनाते हैं, वो तो खैर आखिर तक मिलता रहता है। फिर इसी तरह से दशहरी आ जाता है, वो आपको 20-25 दिन मिलेगा। अगर आपने 1 महीने का टूर कहीं बाहर का रखा है तो वो आपको नसीब। और अगर आप बाहर चले गए हैं तो वहाँ पर भारी रकम देकर आपको थोड़े से आम मिलेंगे। जी शहरबानो साहिबा, और दिलचस्प बात पता है क्या है कि वो बहुत खुशनुमा है, बहुत खुशनुमा है, मगर वो जायका जो पाकिस्तानी यानी कि जो फल में है, चाहे वो आम है, चाहे वो सेब है, चाहे वो अंगूर है, चाहे वो यानी कि आप नाम लेते जाइए। आजकल देखिए एक वो फल है हमारा मिठा जिसे कहते हैं, ठीक है भाई, वो यानी कि अमूमन उसके अंदर एक हल्की सी कड़वाहट सी होती, मामूली सी कड़वाहट होती, मगर वो आजकल आप वो देखें तो आपको ऐसे लगता है कि आपको शीरी कोई फल खा रहे हैं, और उसका कोई मैच ही नहीं। अगेन बाहर जो है वो बहुत खुशनुमा जरूर होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे यहाँ आज भी ना निस्बतन ऑर्गेनिक फूड आपको मिलता है। तो ये खुद एक ऐसा पहलू है इस मुल्क का। फिर कुजीन आप देखिए जो हमारा बेहतरीन डाइवर्सिटी पाकिस्तान में, कल्चर भी, खाने के मामले में। अब टूरिज्म की जब स्पेशल हम बात करते हैं तो हमारी, अब जैसे आप ही बात कर रहे थे कि माउंटेन पीक्स हमारे पास इतनी शानदार हैं। जी। फिर इंटरनेशनल हम टूरिज्म के हवाले से देखते हैं कि गोरे और जितने भी गैर मुल्की सयाह हैं वो लोग आते हैं प्रॉपर यहाँ पे हाइकिंग वगैरह के लिए। तो ये अब पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ये तादाद में इजाफा भी हो रहा है, जो कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। सर एक तो ये बताइएगा कि मजीद इसमें कितना चांस है इंप्रूवमेंट का। दूसरा ये कि पाकिस्तान को मईशत का बहुत बड़ा चैलेंज है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री से हम कितनी इकोनॉमी को हेल्प कर सकते हैं? यार ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें ये ना पाकिस्तानियों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम कितनी हेल्प कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए हमारा पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, वो आपने देखा एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो कहते हैं कि आप और वजन उठा सकते हैं, या बच्चे से कहते हैं आपको, या जो आपका टीचर होता है उसको आपकी बाजू का सलाहियत का इल्म होता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एवरेज हमारा जो GDP है उसका 7%, सही, कभी 5 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, कभी 7 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। 7% जो है वो आ रहा है इस वक्त टूरिज्म से GDP का। वो ममालिक जो हमारे किसी एक सूबे से बाज़-औक़ात एक शहर या 2 शहर कराची से भी छोटे हैं, लाइक नेपाल है, यानी कि वो वैसे तो हमारी बड़ी ताज़ीम है उनके लिए, सब मेरा जोग्राफियाई लिहाज से, और मैं यानी कि उनकी तादाद के हवाले से, आबादी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, रकबे की और आबादी की बात कर रहा हूँ। 56% 60% तक उनका जो GDP है वो टूरिज्म से आता है। इससे आप अंदाजा करें। तो अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जो है आपका पोटेंशियल ये है कि जबकि कोई एक पहाड़ लेके, किसी के पास एक पहाड़ है, किसी के पास एक झील है, किसी के पास एक छोटे से वो ग्रीन अपना रिजॉर्ट्स हैं, जजीरे हैं, ये जैसे आसियान कंट्रीज जो हैं, यस ये मलेशिया को आप देख लें, इंडोनेशिया को आप देख लें,
पोटेंशियल बहुत है, हमारे लेकिन यहाँ तो हम ये उसको जो इस्तेमाल उस तरह से कर पा नहीं यस, कराची और गडानी से अगर आप निकल जाएं, जो कोस्ट लाइन है गवादर तक, वो आप हैरान और दंग रह जाते हैं कि जिंदगी और कायनात इतनी खूबसूरत भी हो सकती बलूचिस्तान है। में जितनी खूबसूरती जी, है। बलूचिस्तान में आप देखिए, अब जैसे हम अगले दिनों में जो प्लान कर रहे हैं, हम गवादर में एक बोट रैली जो है वो इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, जो कि कराची से गवादर और फिर गवादर से ओमान जाएगी। तो हमारे पास जो जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान को दिखाने की, वो हम जानदारी से दिखाने की खूबसूरत कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन साथ दिखा रहे हैं आपके जो अल्फाज हैं उनकी आवाम दीवानी है, हम बिल्कुल। सब भी आपके फैन हैं शुक्रिया। और देखने वाले भी आपके फैन हैं। तो कोई ऐसी शायरी जो आज के दिन की मुनासबत से आपने लिखी हो, आपको इस वक्त याद हो, या पहाड़ों में बैठकर आप किसी को याद करते हुए वो शायरी लिख रहे हो, वो हम चाहेंगे हमारे साथ शेयर करें। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मैं अभी जब गया दुबई, वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 0 एक्सपेंस हुआ, इसलिए कि मैं अपने जो प्रायर मेरी कमिटमेंट्स हैं मुशायरे पे मैं गया था, और सारे जो अखराजात थे वो हमारे मुंतजमीन की तरफ से हमेशा होते हैं, और 1-2 दिन मैंने उसमें से स्पेयर किए। फिर मिनिस्ट्री के साथ जलील साहब वाज वेरी काइंड, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एम्बेसी को कह दिया था, वहाँ हमने टूर ऑपरेटर से मुलाकातें की, जो अमाराती बिजनेसमैन हैं उनसे मुलाकातें की। तो इस दौरान मुझे एक जो इमारात के जो एक बिजनेसमैन थे बड़े, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि मैं किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान किस जगह का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं वहाँ गया और उन्होंने एक जगह पे ऐसी कैंप जैसे हमारे यहाँ स्कर्दू में और इन एरियाज़ में लगे होते हैं, इसी तरह के कैंप्स उन्होंने लगाए होते हैं, टेंट्स लगा के, और इसी तरह के बिल्कुल ऐसे ही मंजर उन्होंने मुझे दिखाया और वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे किसी भी नौयत का कोई यानी कि सेल फोन जो है वो ले जाने की, सेल फोन तो ले जा सकते थे, सिग्नल्स नहीं थे। तो आपने अगर जाना है तो सोच के जाना है कि 2 दिन के लिए दुनिया से आपका राब्ता कट गया। हाँ, बेगम से भी कट गया। अब आपको पहले तो यकीन दिलाना है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ पाया जा रहा हूँ। जी हाँ, हाँ जी, ये तो लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है जी हाँ, दुनिया से बचने के लिए। जी हाँ। तो अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो नहीं, वो एक छोटा सा एरिया था, हमारा तो पूरा जीबी, पूरा सवाद कलाम, वो सारे जो एरियाज हैं वो वैसे हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा था असल में कि देखिए, टूरिज्म से ना एक मैसेज ये भी जाना चाहिए लोगों को कि कुछ वक्त के लिए निकल जाएं, पाकिस्तान के जंगलों को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान के पहाड़ों को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान के सहराओं को एक्सप्लोर करें, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लाजिम बात है अपनी फैमिली को मुत्तला करके, अपने ऑफिस को, अपने उसको, मगर 2 दिन के लिए चले। देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आई डोंट नो आपके पास कितना वक्त है कि नहीं। आपने कभी इस पर गौर किया है कि हमारे आका कायदो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का की कितनी आबादी होगी उस वक्त? जी, आप अगर जाए ना गारे हिरा पे, जब मैं गारे हिरा पे मुझे सादत हासिल हुई जाने की, तो वहाँ से बुनियादी तौर पे मक्का जो है वो सारा नज़र आता है। जब आप ऊपर जाएँ, वो आगे से यूँ खुली हुई है गार, अगर आप उस गार में जाके बैठे तो सारा मक्का आपको नीचे नज़र आता है। अब सरे शाम उस ज़माने में चिराग यानी कि जलते थे और बुझ जाया करते थे। अब अगर हम तसव्वुर करें तो शायद 4-5 बजे 6 बजे के करीब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कितनी आबादी होगी, मुख्तसर आबादी थी। तो उस आबादी में यानी कि ऑलरेडी एक तन्हाई जो है होती थी। बिल्कुल, वो पहले ही मौजूद। उस तन्हाई को छोड़ के आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक्सट्रीम तन्हाई के लिए, एक्सट्रीम गौर व फिक्र, तदब्बुर, और उसके लिए आप गारे हिरा पे तशरीफ ले जाया करते थे, जहाँ पे फिर पहली वही जो है वो उतरती है। तो एक मसला ये हुआ है कि हम अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जब हम गौर करें तो सीखने को अभी भी इतना कुछ है एक्सप्लोर करने को कि हम हैरान रह जाते हैं। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये जो तन्हाई है हमारे यहाँ, ये जो रमज़ान में जो 10 दिन का जो ये जो इत्तिकाफ का जो है वो क्या है, वो भी बुनियादी तौर पे अब तो देखें ना, कभी कभी दुनिया से कट जाए, दुनिया से कट जाए, तो गौर व फिक्र करें अपने बारे में, कायनात के बारे में, बार बारी ताला इसका बार कहते हैं, और तुम और तुम खुदा की बनाई हुई नेमतों के बारे में, इस कायनात के बारे में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अरे भैया, इससे जान छूटेगी तो कुछ गौर करेंगे ना। दुनियावी मामलात में ऐसा उलझता है इंसान के अपने लिए वक्त निकालना। तो मैं नहीं, मैं असल में ये सारी तमहीद मैंने इसीलिए बांधी थी। तो कभी चले जाएं जंगलों में, जाएं स्कर्दू जाएं, जीबी जाएं, सवाद जाएं, कलाम जाएं, इधर फोर्ट मनरो जाएं, सून से केसर जाएं, गवादर की तरफ चले जाएं, 1 आध दिन के लिए इसको छोड़ दें। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, जो अहले दश्त को वीरानी होती है ना, और अमूमन उसे नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं, जो अहले दश्त को, हालांकि तन्हाई नेगेटिविटी नहीं है, जो मैं असल बात कहना चाह रहा था, जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई। वाह 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 वाह। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली हुई।
तो ये हैरानी जो है ये टूरिस्ट की स्ट्रेंथ हुआ करती है। ये जो देखना कुदरत की शान को, ये जो पौधों को फूलते हुए देखना, आप कद्दू जी भी जाएं, ऑटम में जाएं, रंग बदलते हुए आप जब दरख्तों को देखेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। वो हैरानी जिंदगी है असल में, वो हैरानी आपको जीने का हौसला देती है। टूरिज्म जो है वो आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाता है, उसको जिला बख्शती है, डिप्रेशन दूर करता है। जी 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 जी। एक मी टाइम आपको मिलता है, एक सेल्फ एनालिसिस आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरे देखिए मैं आपको बताऊं, पता नहीं मैं मुख्तसर आपसे, आप कमरे से निकल के दालान में आते हैं, आपका पर्सपेक्टिव जिंदगी के बारे में बदल जाता है। आप उठ के छत पे जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। आप गली में जाते हैं, अलग हो जाती है। गली से मोहल्ले में जाते हैं, 20 लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, आप और तरह से देखने लगते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज का डायलेक्ट बदल चुका होता है। बिल्कुल। टूरिज्म आपको को एग्जिस्टेंस सिखाता है और बॉडी लैंग्वेज भी। जी, को एग्जिस्टेंस सिखाता है, अमन सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, बकाए बाहमी सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है। तो और फिर जब लोग घर से निकलते हैं तो मईशत का पहिया जो है वो घूमता है। तो हमारा पैगाम ये है कि अगेन जितनी इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक आप इस कायनात को, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। शाह जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और जो मुझे इस सारी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग जो अभी मुझे हुई है, एक पिक्चर वाज़े हुई है, और वो ये कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हर चीज़ का एक चेन रिएक्शन फिर वो बनता चला जाता है। और जो गौर व फिक्र की आपने बात की है ये भी बड़ी शानदार है कि वाकई आप जैसे जैसे जगह बदलते जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है, आपका नज़रिया बदलता जाता है और दुनिया को देखने का एक नया एंगल सामने आता है। और टूरिज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की मानत है। और आप लोग बाहर निकले, घूमे फिरें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने हमें आज वक्त शुक्रिया मधु करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नाजरीन ने आई एम श्योर कि इस सेगमेंट को बड़ा एंजॉय किया होगा। और टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान में अभी जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उसको मज़ीद हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है। अच्छे अच्छे लोग अब इस महकमे में आ गए, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मज़ीद फ़रोग मिलेगा सयाहत को पाकिस्तान में। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करते हैं क्योंकि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। इसी हवाले से बात कर रहे थे हम, वसी शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और अभी भी हम चाहते हैं कि हम टूरिज्म पे ही बात करें क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन जगह हैं। हमारा तो शहर बनो ही सेगमेंट है शहरनामा का। हाँ, शहरनामा के नाम से हमारा सेगमेंट है जिसको हम दिखाएंगे भी और ये भी कहेंगे कि आप लोग भी घरों से बाहर निकलें, आप लोग भी इंजॉय करें, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। हसीन वादियाँ हैं पाकिस्तान में और झीलें हैं, आबशारें हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है। और इस चीज़ को मेरे ख्याल से अजीम हमारी जो साथी एंकर हैं उकाशा गुल, ये सब मेरे ख्याल से सीरियस ले लिया, घूमती फिरती रहती हैं। वो देख चुकी हैं ये सब वादियाँ, पहाड़ और सहरा तकरीबन सभी देख चुके हैं वो। और आज उकाशा शेखुपुरा पहुंची हैं और वहाँ के जो तारीखी मकामात हैं वो दिखा रही हैं। तो आइए चलते हैं और शेखुपुरा देखते हैं आज। शेखुपुरा शहर के जुनूब में एक ऊंचे टीले पर वाक़े ये अजीमुशान मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार जो खामोश खड़ा अपनी दास्तान सुना रहा है। मुताबिक 1607 में शहंशाह जहांगीर ने अपने एक मुश्ताक शिकारी सिकंदर अमीन को इस किले की तामीर का हुक्म दिया था। ये किला मुगलिया तर्ज तामीर की भारी भरकम फसीलों से घिरा 444 फीट चौड़ाई और 410 फीट लंबाई में पक्की ईंटों से एक चबूतरे पर तामीर किया गया था।
सदियों का सफ़र तय करने और कई अरूजो ज़वाल देखने के बाद ये कला काफ़ी हद तक मुनहदिम हो चुका है, लेकिन आज भी इसका जलाल वही नज़र आता है जो कभी उस दौर में रहा होगा। ये हमारा कीमती विरसा और बेशकीमत असासा है, हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। तारीख गवाह है कि मुग़ल बादशाह जहाँ से भी गुजरे और जहाँ भी क़याम किया वहाँ अपने नक्श छोड़ गए। मुग़लिया दौरे हुकूमत आज किस्सा पारीना हो चुका है, लेकिन उनकी तैयार की गई इमारतें आज भी पूरी आबोताब के साथ खड़ी हैं। हालांकि इन्होंने हवादिसे ज़माना का मुकाबला किया और ये इतनी मजबूत हैं, इतनी तारीखी हैं कि आज हमें वैसे ही खड़ी नज़र आती हैं। उन्हीं में से एक ऐसी जगह शेखुपुरा में है जिसे हिरन मीनार कहा जाता है और इस वक्त हम उसी के अहाते में मौजूद हैं। और हिरन मीनार अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके बिल्कुल सामने बारादरी मौजूद है जो एक खूबसूरत तालाब से घिरी हुई है। अगर हिरन मीनार की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये एक इंसान और जानवर के दरमियान लाजवाल मोहब्बत की बेमिसाल निशानी है। आइए आपको हिरन मीनार दिखाते हैं। नाज़रीन, ये है वो हिरन मीनार जो मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अपने हिरन की याद में तामीर करवाया था। वाक़या कुछ यूँ है कि बादशाह जहांगीर का एक बहुत ही लाडला और प्यारा हिरन हुआ करता था जिसका नाम था मंसराज। तो एक दफ़ा गलती से वो तीर लगने से हलाक हो गया। उनका दर्द उन्होंने अपने दिल पर बहुत गहरा ले लिया और उसकी कब्र बनाई गई। लेकिन 1606 में उन्होंने हुक्म दिया कि इसी कब्र के ऊपर 110 फीट बुलंदो वाला मीनार तामीर किया जाए ताकि उनके सामने उसकी याद रहे। तो ये वो यादगार है जो उन्होंने अपने हिरन की याद में तामीर करवाई थी और इसे हिरन मीनार कहते हैं। तो काशा गोलने जी बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो पाकिस्तान का विरसा है और जो तारीख़ी मकामात है, बिलखसूस शेखुपुरा में जो हिरन मीनार मौजूद है, वो अपने नाजरीन तक उकाशा गुल ने भी कोशिश की है और अजीम एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है, उसकी भी सैर करवाएंगे हम, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां हम आज सयाहत की बात कर रहे हैं, तारीख़ी मकामात की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक और अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर हम करना चाहते हैं कि अब दुबई में एक नई मस्जिद तामीर होने जा रही है जिसका जो 3D मॉडल है वो तो जारी कर दिया गया है। बड़ी खूबसूरत ये मस्जिद बनने वाली है और इसकी खूबसूरती में जो चीज़ इजाफा करने वाली है या इस मस्जिद की जो यूनिकनेस है वो ये है कि ये मस्जिद अब ज़ेरे आब बनाई जा रही है। यानी कि इसकी जो फर्स्ट फ्लोर है, जो पहली मंजिल है, वो बाकायदा तौर पर पानी के नीचे होगी और 55 मिलियन दिरहम इस पर लागत आएगी। 50 से 75 अफराद वो इसमें बासानी नमाज अदा कर सकेंगे। और इसकी जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है अजीम, वो ये है कि मस्जिद जो है पानी के नीचे है, यानी ज़ेरे आब मस्जिद है और दुबई में ये तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि 1 साल तक ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी और बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार मस्जिद बनाई जा रही है। मुख्तलिफ जो है वो इसके फ्लोर्स हैं और इसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी काम करेगी जहाँ पर बैठकर आप कुरान सेंटर अलग बनाया गया है, सिटिंग एरिया अलग बनाया गया है और अगर कोई टूरिस्ट वहाँ यहाँ पर जाना चाहता है तो वो भी जाकर विजिट कर सकता है। बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है जो सामने आया है और ये भी कहा गया है कि एक साल लगेगा अजीम, 1 साल तक इंशाल्लाह ये मस्जिद तैयार हो जाएगी। अगर हम जिक्र करें अरब का तो अरब में और बड़ी खूबसूरत मसाजिद, पाकिस्तान में भी मसाजिद खूबसूरत कम नहीं है माशाल्लाह। बहुत बहुत प्यारी मस्जिद है हमारे पास।
फैसल मस्जिद और उसके बाद बादशाही बादशाही मस्जिद है, फैसल मस्जिद है। हाँ। इसके अलावा हमारे पास महाबत खान जो मस्जिद है, हाँ, पेशावर वो भी में। पेशावर में बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। है। फिर मस्जिद वजीर खान लाहौर में बड़ी खूबसूरत है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न आर्किटेक्चर में चले जाएं तो हमारी जो बहरिया टाउन में बादशाही जो ग्रैंड मॉस्क, हाँ, वो भी बड़ी जबरदस्त बड़ी बनी हुई है। खूबसूरत मस्जिद है। वहाँ पर अक्सर लोग आकर विजिट करते अच्छा, वैसे हैं। इबादत के लिए तो इन मसाजिद में जाया जाता ही है। इसके अलावा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी अहमियत इस हवाले से ज्यादा है कि कई बार लोग यहाँ पर निकाह के लिए जो निकाह की सेरेमनीज होती हैं अपनी आजकल, और ये फिर इसके बड़ा अलावा फोटोशूट्स बाबरकत के एक लिए। काम है कि अगर आप अपना निकाह जितना ही सादा रखें, मसाजिद में जाकर रखें। हाँ, वहाँ पर ये है कि आजकल शूट्स वगैरह भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये कि बड़ा खूबसूरत लगता है नमाज वहाँ पर जाकर पढ़ना और वहाँ पर इबादत करना। और अगर मस्जिद इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो, तो गैर मुस्लिम भी खिंचे चले आते हैं। बिल्कुल, सयाहत को भी फ़रोग देती हैं ऐसी मसाजिद जब बनती हैं, तो ऑब्वियसली जो दूसरे ममालिक से लोग आते हैं और वो यहाँ का कल्चर और यहाँ की जब हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वो भी बाकायदा तौर पर इस तरह के जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाते हैं। बादशाही मस्जिद में अगर हम जाते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का वहाँ पर सहर है, मतलब वहाँ पर आपको इतना खूबसूरत महसूस होता है। और जब आप किसी को नमाज पढ़ते देखते हैं, अगर बारिश में आप बादशाही मस्जिद का मंजर देखें तो वो डिफरेंट होता है। वैसे शहर बनो, आज तो हमने ओवरऑल ही अपने इस प्रोग्राम में अगर इसको हम सम अप करें तो वो ये है कि आज चूंकि आलमी सयाहत का दिन था, तो इसी टूरिज्म पर हवाले बात से की हम गई। लोगों ने टूरिज्म पर बात की है, मुख्तलिफ जो मकामात हैं उसका जिक्र किया है। तो आई होप के हमारे देखने वालों ने और अजीम, भरपूर हमने ये enjoy भी किया होगा। डिसाइड किया है कि हम भी इंशाल्लाह अब निकलेंगे, आउटडोर शूट्स करेंगे और आप लोगों को भी साथ एंजॉय करवाएंगे, सैर करवाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है। बिल्कुल, तो आज के एपिसोड से फिल वक्त इतना ही। आप दें हमें इजाजत, कल दोबारा होगी मुलाकात। आप देखते रहिएगा सुनो पाकिस्तान, अपना ख्याल रखें। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।